Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 5 of Management Development. Today we will be talking about organizing. Various topics which are supposed to be covered in this session are introduction, definition of organizing, purpose of organization, the process of organization, principles of organization, 10 commandments of good organization, importance of organization, and the various types of organization. Now let's have a look on the introduction. First, what is organizing? Organizing is the process of arranging people and other resources to work together to accomplish a goal. ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिनसे हम लोगों को अरेंज करते हैं और अदर रिसोर्सेज को उन लोगों के हिसाब से अरेंज करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक गोल है. उस गोल को अचीव करने में अलग अलग कंसर्न पर्सन का अलग अलग रोल होता है. तो वो कैसे वो पर्सन अपना रोल प्ले करते हैं ताकि वो गोल अचीव हो सके इस ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग से ही एक वर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. What is organization structure? The system of tasks, workflows, reporting, relationships and communication channels that link together diverse individuals and group. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टास्क सिस्टम है जिसमें आपके क्या क्या टास्क ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, वर्क फ्लोज कैसे हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा और कम्युनिकेशन चैनल कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है. इन सब का जो लिंकिंग क्राइटेरिया है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हम लिंक करते हैं सारे इंडिविजुअल्स को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन. Now let's have a look on this diagram. In this diagram, various functions of management has been briefly explained. First, the planning. Planning is to set the direction. उस किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को आगे काम करना है इस प्लानिंग. Then is organizing. Organizing is to create the structures. किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको अकाउंटेबल रहेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सा काम करेगा, रिसोर्सेज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे होगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की. दिस ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग. देन लीडिंग इज टू इंस्पायरिंग एफर्ट. जितना आपके बॉस आपको इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए, मैनेजर्स इंस्पायर करते हैं, दैट कम्स अंडर leading. And the last function is controlling, which ensures the result. Controlling में basically हम एक pre-established standards maintain करते हैं, प्लस हम actual performance को उनसे compare करते हैं और अगर कोई deviations होती हैं accordingly we take the corrective steps. Now what is the definition of organizing? Well, organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprises and establishing the authority relationships among them. Now हम इस definition को break करके अगर पढ़ें तो it is the process of defining and grouping. पहले हमने डिफाइन करना है कि क्या काम ऑर्गेनाइजेशन में होना है और जो एक्टिविटीज़ जो काम सिमिलर है उनको हमने ग्रुप कर दिया इकट्ठे. देन इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. किस पर्सन के पास किस पर्टिकुलर काम को करने की अथॉरिटी है. दिस विल कम अंडर ऑर्गेनाइजिंग ओनली. एक हिरार्की हम डिसाइड कर लेंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल बना लेंगे कि कौन किसको आंसरेबल है, किसको अकाउंटेबल है. दैट ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग. Now Louis Allen has described organizing as the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibilities and authorities. Now what he has said, it is the process of identifying and grouping. क्या क्या काम करना है उसको आइडेंटिफाई करना और वेरियस ग्रुप्स में बांट देना. देन डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना किसके पास किस चीज़ को करने की अथॉरिटी है. एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेशन मीन्स अगर आपके बॉस ने फॉर टाइम बिंग आपको कहा है कि नाउ यू कैन कंट्रोल दीज 4 people who were earlier under me for this particular project, this is delegation of the authority. So delegation of responsibility and authority also comes under organizing. And establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing the objectives. मेरे को ऐसा एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है बिटवीन द वेरियस पीपल इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें अपने वर्क को
करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो उसे अचीव कर सके. Then, what is the purpose of organization? First, it helps to achieve the organizational goals. Organization is employed to achieve the overall objectives of the business firms. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर गोल होता है. हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है, किसी का हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी लाना है, हो सकता है किसी का हो कि हमें मार्केट शेयर मैक्सिमम कैप्चर करना है. सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली यूज ताकि आप अपनी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें. ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. हर इंडिविजुअल का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हाउ दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट इज़ लाइक वेरी वेल नोन फैक्ट कि मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं हर कंपनी के पास. हमें उसको ऑप्टिमम यूज़ करना है, मीन्स बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है ताकि कम से कम रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकें. सो टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज such as men, material, money, machine and method, it is necessary to design an organization properly. अगेन जो हमने 6 M's की बात की है लास्ट सेशन में, उन सारे 6 M's को हम किस तरीके से ऑप्टिममली यूज़ करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन. वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड राइट पीपल शुड बी गिवन राइट जॉब्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होना है, इट शुड बी डिवाइडेड एंड राइट पीपल शुड बी गिवन द राइट जॉब. अगर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग अलग अलग अगर बना रखे हैं, दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क. डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब हमें ऐसे पर्सन्स को चूज करना है जिसमें उस पर्टिकुलर काम को करने की कैपेबिलिटी हो सकता है समवन इज़ वेरी गुड इन मार्केटिंग बट ही इज़ नॉट दैट गुड इन फाइनेंस, तो हमें उसे मार्केटिंग में डालना चाहिए. सो वील बी गिविंग द राइट जॉब्स टू राइट पीपल टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हमारे पास मैन पावर भी लिमिटेड है, मैन पावर इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें इस तरीके से उसे यूज़ करना है ताकि हमें उसे ऑप्टिममली बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके. Then, to perform the managerial function. Well, planning, organizing, staffing, directing and controlling cannot be implemented without proper organization. We have discussed earlier कि management के 5 functions होते हैं: planning, organizing, directing, staffing and controlling. ये कोई भी फंक्शन काम नहीं कर सकता अगर ऑर्गेनाइजिंग हम नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज फाइनली आपको जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको जो हिरार्की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए काम करने के लिए, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही मिलेगी. देन फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. ऑर्गेनाइजिंग से आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है. वाई? बिकॉज आपको अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपकी जो रिसोर्सेज है उसको आपको ऑप्टिममली यूज़ करना पड़ेगा. एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है अगर आप अपना ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन बिना ह्यूमन रिसोर्स के नहीं कर सकते. एनी रिसोर्सेज विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द कंपनी, मे बी इट इज़ मैन, मशीन, मनी, मटीरियल, इन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. ओनली देन अ कंपनी कैन ग्रो एंड डाइवर्सिफाई. से फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लाइन अगर लॉन्च करनी है तो उसके लिए उनको मैन पावर भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, मटीरियल्स भी चाहिए. सो ऑर्गेनाइजिंग विल लुक इनटू इट कि ये सारी चीज़ें ऑप्टिमम वे में अरेंज हो सकें कंपनी में. देन वी हैव ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. Organization has to operate for the betterment of the employees and must not encourage monotony of work due to higher degree of specialization. What they are trying to say is कि organization जो है employees की betterment के लिए काम कर रही है. Now organization ने एक modern concept जो है system approach उसको implement करना शुरू कर दिया है. Traditional productivity और specialization approach में हम नहीं काम करते. Systems approach जो आप इंट्रैक्शन करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अकॉर्डिंगली आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेंगे, दिस इज द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. वेल, नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. While organizing, the top managers carry out the following important tasks.
Now there are basically 8 steps involved in the process of organization. The first step is that the top management first fixes the common objective of the organization. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को मेन कौन सा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जो उनको अचीव करना है. देन इन द सेकेंड स्टेप they means the top management identify all the activities which are required to achieve this predefined objectives. Now I have decided कि मेरा objective क्या है. अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे जो सारे काम करने पड़ेंगे, जो सारे जॉब्स वर्क्स मुझे करने पड़ेंगे, आई नीड टू जॉट इट डाउन. मुझे वो सारा आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्रूशियल है मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. Then in the third step they group similar activities and make their individual department. Again here they refers to top management. अब टॉप मैनेजमेंट सिमिलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सिमिलर डिपार्टमेंट्स को सिमिलर एक्टिविटीज़ को डाल देंगी. फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ हैं तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना देंगे, एचआर डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस अलग, रिसर्च अलग, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा. देन इन द फोर्थ स्टेप दे डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ मेंबर्स. जो ड्यूटी जिस एम्प्लॉय को करनी है, वेदर इट इज़ एट द मैनेजरियल लेवल, मे बी ही इज़ एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो जितनी सारी मेरी ड्यूटीज़ हैं एज एन एम्प्लॉय एज एन मैनेजर, वो सारी ड्यूटीज़ जो हैं डिफाइन कर दी जाएंगी इस फोर्थ स्टेप में. Then the fifth step is they delegate authority to the staff members. Now मुझे ड्यूटी तो दे दी गई लेकिन मेरे पास अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए वो काम करवाने की. सो आपको अकॉर्डिंगली जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके सिंक्रोनाइजेशन में ही उसके अकॉर्डिंगली आपको अथॉरिटी भी दे दी जाती है. देन इन द सिक्स्थ स्टेप द अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर इस्टेब्लिश्ड. एक रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में. हम हिरार्की बना लेते हैं. दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ द सो एंड सो लेवल, दिस विल बी द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. अकॉर्डिंगली कौन सा बंदा किस को रिपोर्ट करेगा, दिस ऑल विल बी डिसाइडेड इन सिक्स्थ स्टेप. सेवेंथ स्टेप दे प्रोवाइड द स्टाफ मेंबर विद ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स. अब जो रिसोर्सेज चाहिए मेरे एम्प्लॉयज़ को, हमारे स्टाफ को, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं टॉप मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड करेगी. अगेन दो 6M, मनी, मशीन, मटीरियल, all these things will be provided by the top level managers to the staff members. And in the last step they coordinate the effort of all the staff members and direct it towards achieving the common objective of the organization. Once organization level decide हो गए, सबके पास resources हो गए, so final step will be to achieve that coordination. अलग अलग departments तो हमने बना दिए अलग अलग function के हिसाब से, लेकिन इनको coordinate करके चलने में ही organization अपने objectives को अचीव कर पाएगी. अगर ये सारे फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड होके इकट्ठे काम करेंगे तभी मेरा कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होगा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे नया प्रोडक्ट लाइन अगर लॉन्च करना है तो मेरे पास पहले फाइनेंसेस भी होने चाहिए उसको लॉन्च करने के लिए, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स भी होने चाहिए जो उसको प्रोड्यूस करेगा, मेरे पास वो मशीन्स भी होनी चाहिए और रॉ मटेरियल्स भी होने चाहिए. अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर लैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और हेंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो पाएगा. That is why coordination is very important in the process of organization. Now the various principles of organization. According to Urwick, an organization is built on 10 various principles. Well, the first principle is of the objective. हर organization का एक specific, clearly defined objective होना चाहिए. It is rightly said कि हर organization का जो objective है ना, it should be SMART. SMART is an acronym of specific, measurable, realistic, time bound. Okay, so every objective should be SMART. Then the principle of specialization. जिसको जो काम आता है उसी के हिसाब से उनको अलग डिपार्टमेंट डिवाइड करके पर्टिकुलर पर्सन को वो काम देना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज़ गुड इन मार्केटिंग तो आप उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही डालेंगे. मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ को हम इकट्ठे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही जॉर्डन के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना देंगे. सो देयर हैज़ टू बी अ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर एक पर्सन सिर्फ मार्केटिंग का ही काम करे तो स्लोली एंड स्टडीली ही विल बिकम दी स्पेशलाइज्ड इन दैट डिपार्टमेंट. देन प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन
each and every department of the organization should work in synchronization with each other. सारे डिपार्टमेंट्स को मिल के इकट्ठे एक ही गोल को रखते हुए कोऑर्डिनेट करके काम करना है. देन द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, किसको क्या अथॉरिटी दी गई है, किसके पास कितनी पावर है, कौन किसके अंडर आता है, ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली डिफाइन कर देनी चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कितना काम करना है. एक पर्टिकुलर अगर जॉब ए है तो वो XYZ किसको करना है, इट शुड बी वेरी क्लियरली मैंशन. तभी सिंक्रोनाइजेशन आ सकता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में. देन प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन से इसकी जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आपको इन बिटवीन कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, सो देयर शुड बी इनफ स्कोप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एज वेल. देन प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने लोग एक बंदे के अंडर रह के काम करेंगे. सपोज देयर इज मैनेजर ए, उसके नीचे एम्प्लॉय 1 to 10, इफ दे आर वर्किंग अंडर मैनेजर ए, सो दीज एम्प्लॉय, number of employee 10 employees from 1 to 10, they all come under manager A, so this is the span of control of manager A. so कितने बंदे एक पर्सन के अंडर काम करते हैं, दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. देन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, बैलेंस मीन्स there has to be proper balance between the resources available in the organization and how you are utilizing those resources. Then principle of continuity, continuously an organization should try to achieve the objective. ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन आज हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और कल दे आर नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट. इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट. अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने बनाया है तो ऐसा नहीं है आज अलग स्ट्रक्चर है कल अलग हो गया. देयर हैज़ टू बी द कॉन्टिन्यूटी इन इट. Then what are the 10 commandments of a good organization? Commandments of good organization, what are the must-haves of good organization structure? First, defined and clean out responsibilities should be assigned to each worker. Responsibilities जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दी जा रही है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली डिफाइंड. कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि आपको खाली प्रोडक्ट ए की ही डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तभी एम्प्लॉय जो है अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा. Then responsibility should always be coupled with corresponding authorities. आपने मुझे काम करने के लिए दिया लेकिन अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उस काम को कराने के लिए, वो काम शायद मैं खुद नहीं कर पाऊंगी. सो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए अथॉरिटी के बीच में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में. अगर आपके बॉस ने आपको कहा है कि ओके गेट दिस वर्क डन विद इन ए वीक, लेकिन अगर आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि आप अब उनके नीचे वाले 4 बंदों से काम नहीं करवा सकते, तो आप वो काम प्रॉपर टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाएंगे. देन नो चेंजेस टू द स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मेड अंटिल देयर इज डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ ऑल पर्सन्स कंसर्न. अगर इन केस कोई भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो उस टाइम पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब तक नहीं हो जाती, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनको एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तब तक वो चेंजेस नहीं करने चाहिए. देन नो वन पर्सन शुड बी सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपरवाइजर. वी डिड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज वेल कि एक बंदे को एक ही पर्सन से ऑर्डर्स मिलने चाहिए. If a person is getting orders from more than one person, it will result in confusion, chaos. अगर आप 4 लोगों से आपको अगर अलग अलग ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप फाइनली कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किसकी बात माननी है किसकी नहीं. सो टू हैव एन इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वर्क तभी हो सकता है इफ़ यू आर गेटिंग दी ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर. देन एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बाईपास एन इमीडिएट सुपरवाइजर टू डायरेक्ट वर्कर्स. एग्जीक्यूटिव्स को कभी भी उनके इमीडिएट सुपीरियर्स को डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं करना चाहिए. देन क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म शुड बी मेड प्राइवेटली व्हेनेवर पॉसिबल. अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना है, यू शुड ऑलवेज प्रेफर कि उनको पब्लिकली क्रिटिसाइज ना करके उनको आप पर्सनली प्राइवेटली कहीं बुला के देन यू शुड टेल देम कि उनकी परफॉर्मेंस में यहाँ पे कमियाँ हैं. अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन bad relationship between superior and supervisors. Then no dispute should be considered too trivial to discuss. जो भी dispute organization में अगर होता है, one should always be open to discuss that
इशू। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट ऐसा हुआ है तो वी शुड नॉट डिस्कस इट, अनलेस एंड अनटिल उसको डिस्कस नहीं करेंगे इट विल नॉट गेट रिजॉल्व। अगर वो रिजॉल्व नहीं होगा तो फाइनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को वो इम्पैक्ट करने लग जाएगा। देन promotion, wages changes and disciplinary action should be approved by an immediate supervisor। जो पर्सन आपके इमीडिएटली ऊपर है, आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है, तो प्रमोशन हो, चाहे आपके वेजेस में कोई चेंज हो या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सारी चीज़ें आपके इमीडिएट सुपरवाइजर से अप्रूव करानी चाहिए। देन no worker should be both an assistant and a critic to someone he or she is assisting। अगर आपको कोई पर्सन असिस्ट कर रहा है किसी काम में, वही सेम पर्सन उनको क्रिटिक्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता, वो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप किसी को कुछ काम सिखा रहे हैं, आपको लगेगा वो काम वो ठीक ही सीख रहा है, बिकॉज यू योर सेल्फ इज टीचिंग दैट पर्सन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिक उस पर्सन को होना चाहिए हु इज़ प्लेइंग अ न्यूट्रल रोल। Then resources and facilities should be provided so the worker can inspect and independently check his or her work। वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे रिसोर्सेज आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे वो अपने आप अपनी परफॉर्मेंस पे एक चेक रख सकें कि वो काम किस तरीके का कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं। Then what are the importances of organization? First, it facilitates the administration। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन, किसने क्या काम करना है, कैसे पॉलिसीज़ बननी है, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इट परमिट्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो सकता है रिसोर्स का। इट स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, आपको नया नया इनोवेशन करने का ऑप्शन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इट एनकरेजेस द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एज वेल, you will start treating human as human beings। Now, the various types of organization, basically there are 4 types of organization। First, the line organization, second, functional organization, third one is line and staff organization, and the last one is committee। Now let us discuss in detail all these types of organization। First, the line organization। This is the oldest as well as the most common type of organization you ever come across। Okay, so this is the oldest, सबसे पुरानी type of line organization है ये। इसका बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसमें अथॉरिटी जो है वर्टिकली फ्लो करती है फ्रॉम टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव टू द लोवेस्ट सबऑर्डिनेट थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकली अथॉरिटी ऊपर से नीचे ट्रेवल करती है, जैसे जैसे नीचे हिरार्की कम होती जाती है उनकी अथॉरिटीज़ कम होती जाती हैं। अथॉरिटीज़ ग्रेटेस्ट एट द टॉप एंड रिड्यूसेस टू ईच सक्सेसिव लेवल डाउन द ऑर्गेनाइजेशन स्केल। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरार्की में आते हैं, विद ईच लोअर लेवल ऑफ हिरार्की आपकी अथॉरिटी जो है कम होती जाती है। वेल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू कैन सी, at the topmost there is sales manager, then we have salesperson A, B and C। now the authority possessed by sales manager, जितनी अथॉरिटी सेल्स मैनेजर के पास होगी उससे कम अथॉरिटी सेल्स पर्सन ए, बी या सी के पास होगी, लेकिन सेल्स पर्सन ए, बी और सी के पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। In this type of organization, the personnel and their work are organized on the basis of the same type of work of activities। हम same type of जो activities का same nature है उनको हम इकट्ठे group कर देते हैं। All work of the same type are grouped together and brought under one department managed by an executive who is an expert। वो सारी activities जो same nature की उनको हमने group में बना दिया, प्लस उस ग्रुप को वो हैंडल करेगा, वो एग्जीक्यूटिव हैंडल करेगा जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक्सपर्टीज़ का काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया तो उस मार्केटिंग को हेड ऐसे एग्जीक्यूटिव करेगा जिसके पास मार्केटिंग के एक्सपर्टीज़ होंगे। Thus, there are separate functional department for the major function of business, like engineering या production हो सकता है function, purchase हो सकता है, sales, finance या personnel, that is your human resource, ये सारे functions हो सकते हैं।
Now, this is the example of functional organization. If you can see, at the topmost we have headquarters, जो head जिनके पास expertise होंगे वो होंगे. उसके नीचे देखिए अलग अलग departments हमने बांध दिए. पहला है हमारा research and development department, second हो गया production, third is marketing and fourth one is finance and accounting. Now the next type of organization is line and staff organization. Under this type, the organizational structure is basically that of the line organization, but staff officers or functional experts are engaged to advise the line officers. Basically, line and staff organization, लाइन और स्टाफ दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के फीचर्स को कंबाइन करता है. इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्ट्रक्चर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक स्टाफ ऑफिसर भी होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन का एक्सपर्ट जो लाइन ऑफिसर्स को परफॉर्म करने में हेल्प करता है बाय गिविंग हिज एक्सपर्ट एडवाइजेस. हियर स्टाफ मीन्स समथिंग टू लीन ऑन एंड दिस इज प्रिसाइजली द फंक्शन ऑफ लाइन स्टाफ ऑफिसर. लाइन ऑफिसर्स आर द एग्जीक्यूटिव एंड द स्टाफ ऑफिसर्स आर द एडवाइजर्स. काम सारा लाइन ऑफिसर्स करेंगे, प्लस स्टाफ ऑफिसर्स जो हैं वो खाली एडवाइजर्स की तरह काम करेंगे, वो खाली एडवाइस देंगे. नाउ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जाम्पल अगर देखें, वी हैव ट्रेनिंग डायरेक्टर, रीजन ए सेल्स मैनेजर, रीजन ए सेल्स मैनेजर, रीजन ए सेल्स मैनेजर. वी हैव डिफरेंट रीजनल सेल्स मैनेजर्स, but there is one training director as well who will be giving advices to all these sales managers. This is line and staff organization. Then the last type of organization is committee. Committee organization means a body of person interested with in discharging some assigned functions collectively as a group. कमेटी एक ऐसा ग्रुप है जिनको हमने एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बनाया गया है. अब कमेटी जो है परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है. परमानेंट को हम स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं और टेम्परेरी कमेटी को हम एडहॉक बॉडीज़ भी बोलते हैं. कमेटीज़ आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट एरियाज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस. हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके की कमिटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हो. बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस द कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी ऑफन प्रेफर्ड बाय डिफरेंट कंसर्न. कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आप फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो. एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने एक्सपर्ट्स को कंबाइन करके कमेटी बना दी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी कॉमनली फॉर्म. Now these are some of the questions for your practice. First one, what are the various types of organization structures? And second, define organizing, explain its features along with its importance. That's all for this session. Thank you.